हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नवाज खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सामिर खान व्लॉग। दोस्तों, हिजबुल्लाह किस तरह वजूद में आया, इसकी दो किस्सें हमने पिछले व्लॉग में दिखा चुके हैं। लेकिन दोस्तों, इस तीसरे और आखिरी व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि इसराइल पूरी तरह मुकम्मल तौर पर लेबनान से किस तरह बाहर निकला, और जो 1982 में उसने लेबनान के साउथ हिस्से पर कब्जा किया था, एक शर्मनाक हार के साथ उसे किस तरीके से बैक फुट पर जाना पड़ा। और ये कि लेबनान जो कि एक सेकुलर मुल्क था, वो ईरानी असर रसूख में कैसे आया, ये सब हम आपको अपने इस व्लॉग में बताने जा रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, आलमी फ़ौज जो कि अमेरिका और फ्रांस की जो आर्मी थी, जो एक अमन मुआहदे के तौर पर लेबनान के साउथ हिस्से में रुक गई थी और उन लोगों ने वहां अपने डेरे जमा लिए थे। तो उसके बाद हिजबुल्लाह ने, यानी कि उस आर्मी के निकल जाने के बाद लेबनान से, हिजबुल्लाह ने पूरी तरह अपने उस साउथ हिस्से पर कंट्रोल हासिल कर लिया। ना सिर्फ साउथ हिस्से पर, बल्कि जो लेबनान की कैपिटल बैरूत है, उसमें भी उनका अच्छा खासा असर रसूख होने लगा। यानी कहा जाए कि आयतुल्लाह खुमैनी जो थे ईरान के सुप्रीम लीडर, उनकी जो फोटो थी, जो इमेजेस थी, वो लेबनान की दरो दीवार की जीनत बनने लगी थी। एक तरह से लेबनान जो था वो पूरी तरह ईरान के असर रसूख में आ चुका था। औरतें ईरानी स्टाइल में पर्दा करती थीं और शाम के वक्त जहां महफिलें लगती थीं, उन शराब खानों पर और बार रेस्टोरेंट में हमले शुरू होने लग गए। कुछ जगहों पर बम भी फेंके गए और लोगों ने, यानी कि हिजबुल्लाह के जो मर्द अफराद थे, उन्होंने बार रेस्टोरेंट में घुसकर शराब की बोतलों को गोलियों से उड़ाना शुरू कर दिया। और इन हमलों में सिर्फ हिजबुल्लाह के मर्द ही नहीं, बल्कि उनकी खवातीन भी उनके शाना बशाना थीं। उन्होंने इस्लामी रिवायत के हक में जुलूस भी निकाले और शराब की बोतलें और रेस्टोरेंट बार में घुसकर जो कुर्सी, मेज, फर्नीचर वगैरह थे, शराब की बोतलें थीं, इन सब को गोलियों से तोड़ डाला, भून डाला। लेकिन दोस्तों, हिजबुल्लाह जो नए अफराद को अपनी ग्रुप में शामिल कर रहे थे, वो सिर्फ ये एक मजहब की बुनियाद पर नहीं कर रहे थे, बल्कि वो दीन के साथ साथ उनको एक दुनियावी लालच भी दिया करते थे, इनामात का लालच दिया करते थे। और उनसे कहा करते थे कि जो भी हमारे मुकद्दस मकसद के लिए हमारे साथ खड़ा होगा, उसको एक नेक बीवी और एक फास्ट कार और एक फ्लैट भी दिया जाएगा, और जिसके तहत उनको दुनिया के साथ साथ, यानी कि आखिरत के अजल के साथ साथ, दुनिया में भी इनामात दिए जाएंगे। इस तरह की लालच देकर वो उन दूसरे मुसल्लह अफराद को अपने ग्रुप में शामिल करते थे। लेकिन दोस्तों, लेबनान में इसराइल से नफरत करने वालों में सिर्फ हिजबुल्लाह या इनसे मुतासिर होने वाले लोग ही नहीं थे, बल्कि एक दूसरा ग्रुप भी था जो अब भी अरब नेशनल कौम परस्ती की बात करता था। और ये ग्रुप जो था, जो अरब नेशनल कौम परस्ती की बात करता था, ये हिजबुल्लाह के सामने उसके कम्पिटिटिव के तौर पर सामने आया, यानी कि मुतबदिल के तौर पर सामने आया। और इनका मानना ये था कि सिर्फ हिजबुल्लाह और उनसे मुतासिर होने वाले मजहबी लोग ही अपने मुल्क के लिए जान नहीं देते, बल्कि और दूसरे लोग भी हैं जो अपने मुल्क की मोहब्बत में और अरब कौम परस्ती के लिए भी अपनी जानें दे सकते हैं। और ये ग्रुप जो था, ये हिजबुल्लाह से एक कदम इस मामले में और आगे बढ़ गया। वो इसलिए दोस्तों कि उस ज़माने में जब कि ये बात चल रही थी 80s की, 85 के दौर में, तो उस ज़माने में कंप्यूटर ड्राइव या फ़ोन, टेलीफोन तो हुआ नहीं करते थे। एक वीडियो टेप रिकॉर्डर वगैरह इस तरह के इजादात हो चुके थे। तो ये ग्रुप जो था, ये जब इस तरह के खुदकुश हमले करते थे, तो अपने इन खुदकुश हमलों को, अपने इन मिशन को वीडियो रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया करते थे और अपने उन ग्रुप्स के फाइटर को फैला दिया करते थे जो उनसे इत्तेफाक रखते थे। तो दोस्तों, इन्हीं ग्रुप में एक 16-17 साल की एक लड़की भी थी जिसका नाम सना मैनली था, और जो कि इस तरह के वीडियो रिकॉर्डर की जो दुकानें होती हैं, जो इनका मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती है, वो इसमें काम करती थी। तो दोस्तों, सना मैनली को इस काम में महारत हासिल थी और वो और उसके साथी भी छुपे तौर पर, खुफिया तौर पर इसराइल पर हमला करते रहते थे। कभी खुदकुश हमले होते थे तो कभी इनके हमले नाकाम हो जाया करते थे। तो सना मैनली ने भी इसराइल पर एक खुदकुश हमला करने के लिए अपना एक वीडियो जो प्रोग्राम है वो रिकॉर्ड करवाया था, जिसमें उसने कहा था
کہ मैं मुस्तकबिल की शहीद हूँ और मुझे अपने मुल्क से मोहब्बत है और मैं अपने मुल्क के खातिर अपनी जान देने जा रही हूँ दुश्मन से लड़ते लड़ते। तो इसने इसराइल पर खुद कुछ हमला किया, जिस हमले में इसराइल के 2 फौजी मारे गए और जाहिर है इस हमले में सना मेनली भी जान से चली गई। सना मेनली को पसंद करने वाले लोगों ने इसे जुनूब की दुल्हन के तौर पर याद करना शुरू कर दिया और पहचानना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, इस तरह के हमलों से जो कि हिजबुल्लाह इसराइल पर करता था और दूसरे नेशनलिस्ट जो ग्रुप थे वो भी इसराइल को बाहर निकालने के लिए लेबनान से उन पर हमले करते थे। तो इन हमलों से तंग आकर इसराइल ने जो साउदर्न लेबनान पर कब्जा किया था उस कब्जे को ख़त्म कर कर थोड़ी पीछे आकर, यानी कि इसराइल और लेबनान की सरहद से अंदर तकरीबन 15 किलोमीटर के एरिया पे एक सेफ जोन बनाया था, जिसको एक रेड लाइन का नाम दिया गया था कि हमारी फौज जो है वो यहाँ तक रहेगी और इससे आगे हम नहीं जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि हम अपने इस एरिया को जो हमने रेड लाइन के तौर पर तैयार किया है इसको कंट्रोल में रखेंगे और इसके ज़रिए हम बाकी लेबनान पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हिजबुल्लाह यहाँ रुकने वाला नहीं था। हिजबुल्लाह ने इन पर और बहुत से हमले करना शुरू कर दिए। 1985 तक ये रेड लाइन का एरिया जो आपने मैप में देखा है यहाँ तक इसराइल आ चुका था, यानी कि यहाँ तक बैकफुट पर आ चुका था। जिसके बाद हिजबुल्लाह ने लेबनान के 2 शहरों पर अपना पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया। उनमें से एक शहर है दायर और दूसरा सैदून। इन 2 शहरों पर उसने पूरी तरह कंट्रोल करके अपनी एक पावर को बढ़ाना शुरू कर दिया, जो कि बाद में मुनज़्ज़म तंजीम के तौर पर पहचानी गई। दोस्तों, 1985 ही वही साल था जिसमें हिजबुल्लाह ने अपने खुद के वजूद होने का ऐलान कर दिया, अलल ऐलान अपने आप को सबके सामने पेश कर दिया कि हाँ, हमारी जो ये खुदकुश हमलावरों की जो एक ग्रुप था ये एक हिजबुल्लाह तंजीम है जिसने इसराइल को लेबनान से मार के भगाया है। और इसके बाद हिजबुल्लाह ने अपना एक लोगो भी बनाया जो बहुत हद तक ईरान के जो एक इनकलाबी गार्ड्स का एक लोगो है उससे कुछ हद तक मिलते जुलता ही है। तो वो लोगो बनाया और जिन जगहों पर हिजबुल्लाह का कब्जा था, यानी जिन जगहों पर उसका असर रसूख था, उन जगहों पर उसने खैराती काम भी किए और वहाँ अपने दीन की तबलीग भी करना शुरू कर दी। लेकिन उन्होंने ईसाई जो तबका था उनको लेबनान में ये ऐलान किया कि हम इस्लाम को यहाँ बंदूक के तौर पर या ज़बरदस्ती के तौर पर नहीं फैलाएंगे, बल्कि धीरे धीरे ईसाई जो माशरा है वो धीरे धीरे इस्लाम कबूल करने लगेगा इस्लाम की खासियतों से मुतासिर होकर। दोस्तों, हिजबुल्लाह जो लेबनान में ये खैराती काम वगैरह कर रहा था और अपने जो फाइटर थे उनको इनामात दे रहा था, इसके लिए उसे ईरान से पूरी तरह दिल खोल कर फंडिंग मिल रही थी। लेबनान में जो शिया कम्युनिटी के तलबा थे, जो छोटे बच्चे थे, जो इल्म हासिल करने के लिए इराक के शहर नजफ जाया करते थे, अब उन बच्चों ने, उन तलबाओं ने इराक की जगह ईरान के शहर उनको अपना मरकज़ बनाया और जहां ईरान उनको स्कॉलरशिप भी दिया करता था आगे इल्म हासिल करने के लिए। तो दोस्तों, ये थी कहानी जब लेबनान में इसराइल ने 1982 में कब्जा किया था और उसके जवाब में हिजबुल्लाह तंजीम कायम हुई थी। दोस्तों, इन हमलों के बाद जो इसराइल बैकफुट पर आ चुका था और उसके सामने हिजबुल्लाह हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रही थी और इसराइल पर हर तरीके से हमले शुरू कर रही थी, यानी कि कभी खुदकुश हमले तो कभी सीधे तौर पर सामने तौर पर उनसे जंग लड़ रही थी। तो इसका नतीजा ये निकला दोस्तों कि सन 2000 में इसराइल ने लेबनान का वो पूरा एरिया जो कब्जा कर रहा था वो पूरी तरीके से खाली कर दिया बैकफुट पर, यानी कि अपने मुल्क में वापस उनकी आर्मी चली गई और लेबनान में जो उनकी इसराइल की जो हामी ईसाई मिलिशिया थी वो भी अपनी पूरी फैमिली के साथ इसराइल में जाने के लिए तैयार हो गई और रवाना हो गई। तो दोस्तों, जब ये ईसाई मिलिशिया और इनके लोग जा रहे थे तो हिजबुल्लाह के जो स्नाइपर थे वो इनको एक गार में छुपके या किसी खुफिया जगहों पर छुपकर इनको टारगेट किया करते थे, क्योंकि इन्हीं लोगों ने फिलिस्तीनी कैंपों में घुस के औरतें और बच्चों को बेदर्दी से कत्ल किया था। ये बात हमने आपको अपने पिछले व्लॉग में भी बताई थी। तो दोस्तों, यहाँ ये कहानी पूरी तरीके से मुकम्मल हो जाती है, जो कि हमारी इस वीडियो का टाइटल भी था कि हिजबुल्लाह किस तरीके से कायम हुआ और इसराइल को उसने लेबनान से किस तरीके से बाहर निकाला। तो दोस्तों, अगर आपने हमारी पिछली 2 किस्तें नहीं देखी हैं तो आप यहाँ टच करके देख सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपका दोस्त नवाज खान।